गुड आफ्टरनून। वॉइस ऑडिबल है? वॉइस ऑडिबल है? गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। कम है यार। अच्छा, अब सही है? अब सही है? अब सही है? ओके, तो चलिए दोस्तों स्टार्ट किया जाए सेशन को स्टार्ट करें हम लोग। अच्छा, आप उसके लिए हेल्पलाइन नंबर से बात कर सकते हैं सरफराज जी, ठीक है? ठीक है, चलिए स्टार्ट किया जाए। स्टार्ट करें दोस्तों, सब कुछ ठीक है? अच्छा, ठीक है, कोई बात नहीं। अब ठीक है? अब ठीक है दोस्त? अब सब कुछ क्लियर होगा? अच्छा, ठीक है। तो चलिए, कल का टॉपिक का आखिरी क्वेश्चन था, मैंने आपको होमवर्क दिया था। अच्छा, ठीक है, ओके सरफराज जी। तो कल का टॉपिक था दोस्त, दो फ्लैट पैरेलल प्लेट्स से, ठीक है, उनके बीच में कोई प्लेन है जो कि v वेलोसिटी से आगे चल रहा है, ठीक है, जो कि v वेलोसिटी से आगे चल रहा है, ठीक है। यहाँ पे μ1, यहाँ पे μ2, और ये दोस्त, ये h, ये डिस्टेंस y था, ठीक है। तो इधर और इधर दो फोर्स लग रहे थे, F1 और F2। बिल्कुल आराम से समझेंगे, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है ना। तो अगर दोस्त टोटल रेजिस्टिंग फोर्स की बात करें, टोटल रेजिस्टिंग फोर्स की बात करें तो F1 प्लस F2 होगा, और F1 क्या होगा? शियर स्ट्रेस इनटू एरिया, शियर स्ट्रेस इनटू एरिया, ये ऐसा होगा। और चूंकि प्लेट है तो कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, दोनों लिक्विड के लिए जो एरिया होगा वो एक जैसा होगा, दोनों लिक्विड के लिए जो एरिया होगा वो एक जैसा होगा। तो टाउ एन μ1 v अपॉन h इंटू एरिया और μ2 v अपॉन h माइनस y इंटू एरिया।
ये आपके पास दोस्त रेजिस्टिंग फोर्स हो गया था, ठीक है। और इसको हम लोग फॉर मिनिमम रेजिस्टेंस dF अपॉन dy किया था, ये 0 होना चाहिए था, ठीक है। तो d बाई डी वाई और f के साथ बात करेंगे तो VA कॉमन है, VA बाहर आ जाएगा दोस्तों, μ1 अपॉन वाई प्लस μ2 अपॉन h माइनस वाई होगा। इसका डिफ्रेंसिएशन हमें 0 चाहिए होगा, ठीक है। हाँ वेरी सॉरी, ये y है, हाँ ठीक है, ये y। अब दोस्तों इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं तो μ1 बाई वाई का जो डिफ्रेंशिएशन होगा वो माइनस μ1 अपॉन वाई स्क्वायर होगा, और इसी तरह μ2 अपॉन h माइनस वाई का μ2 1 अपॉन h माइनस वाई का होल स्क्वायर होगा और माइनस 1 भी होगा। विल बी 0। तो दोस्तों ये माइनस माइनस प्लस है और ये माइनस है, तो माइनस को उधर भेज दीजिए, तो ये हो जाएगा μ1 अपॉन वाई स्क्वायर और ये हो जाएगा μ2 अपॉन h माइनस वाई का होल स्क्वायर, ठीक है। अब दोस्तों h माइनस वाई को इधर भेज देते हैं, ठीक है। तो h माइनस वाई अपॉन वाई का होल स्क्वायर है और ये μ2 अपॉन μ1 हो जाएगा। ये μ2 है, μ1 इधर भेज दिया और इसको इधर भेज दिया, ठीक है। चलिए तो यहां पर दोस्तों ये हो जाएगा h माइनस वाई बाई वाई, रूट ले लिया आपने, और ये हो चुका है μ2, ये हो चुका है μ1, और h by y minus y by y is the μ2 by v1 ये हो चुका है। तो जो h by y होगा वो क्या हो जाएगा, रूट ओवर μ2 अपॉन रूट ओवर μ1 प्लस 1, और इसको यहां से एलसीएम ले लीजिए, ये हो जाएगा रूट ओवर μ2 प्लस रूट ओवर μ1 अपॉन μ1 हो जाएगा। हमें किसके लिए सॉल्व करना है, y के लिए सॉल्व करना है। तो y के लिए सॉल्व करना है तो y विल बी इक्वल टू h रूट ओवर μ1 अपॉन रूट ओवर μ1 प्लस रूट ओवर μ2, ये ऐसा हो जाएगा। तो ये समझ में आया दोस्तों, ये समझ में आया। जी हाँ बिल्कुल, वेरी गुड। तो ये दोस्तों इस तरह से हो चुका है, ठीक है। अच्छा ठीक है विशाल जी, सरफराज जी को क्लियर नहीं हुआ तो सरफराज साहब फिर से एक बार देखते हैं मेरे दोस्त। आपको क्या करना है, क्वेश्चन पहले समझ लीजिए। दो प्लेन है, उनके बीच में एक फ्लैट प्लेट रखा हुआ है, ये फ्लैट प्लेट v वेलोसिटी से आगे चल रहा है। इस क्वेश्चन की खास बात यह है मेरा डियर कि इस फ्लैट प्लेट के नीचे जो लिक्विड है उसकी विस्कोसिटी कुछ और है और उसके ऊपर वाले लिक्विड की विस्कोसिटी कुछ और है, यानी नीचे μ1 है और बाहर ऊपर μ2 है, ठीक है। तो मेरे दोस्त जब ये आगे बढ़ेगा तो नीचे वाला लिक्विड उसको इस तरफ खींचेगा और ऊपर वाला लिक्विड भी उसको इस तरफ खींचेगा। तो नीचे वाले की वजह से मान लेते हैं रेजिस्टिंग फोर्स F1 है, ऊपर वाले की वजह से मान लेते हैं रेजिस्टिंग फोर्स F2 है। तो जो टोटल रेजिस्टिंग फोर्स होगा वो F1 प्लस F2 होगा, ठीक है। तो रेजिस्टिंग फोर्स क्या होता है, शियर स्ट्रेस इनटू एरिया, शियर स्ट्रेस इनटू एरिया। इसको आपने लिख लिया है
और बोला गया है क्वेश्चन में y की कौन सी वैल्यू होगी जब इस प्लेट के ऊपर जो रेजिस्टेंस लगेगा वो कम से कम लगेगा। यानी ये जो फोर्स आया है उसको y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देंगे तो जो रिजल्ट आएगा वही वो y होगा जिस पर आप कहोगे कि रेजिस्टिंग फोर्स मिनिमम होगा। सरफराज जी क्लियर हुआ? सरफराज साहब क्लियर हुआ? वेरी गुड। तो चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। अगर दोस्त इसी क्वेश्चन में आपसे ये पूछे कि ये रजिस्टिंग फोर्स की मिनिमम वैल्यू क्या होगी तो वही y यहां पर लाकर पुट कर देंगे तो रजिस्टिंग फोर्स की मिनिमम वैल्यू आ जाएगी। यानी जो F हो जाएगा माय डियर, सॉल्व कर लेना आप, VA/H हो जाएगा और μ1 और μ2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, इसको घर पे सॉल्व कर लेंगे मेरे दोस्तों तो ये आपको ऐसा रिजल्ट दे देगा। ठीक है, नहीं बहुत सारे स्टूडेंट ऑनलाइन हैं, जवाब केवल आप ही दो दे रहे हो। ठीक है, चलिए अब मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं। ठीक है, बहुत सारे लोग ऑनलाइन हैं। ठीक है, आगे चला जाए। चलिए, तो ऊपर डाउट था नैरो गैप के लिए एक बार फिर से बताने का। ठीक है ना, तो नैरो गैप के में क्या होगा मेरे दोस्त, एक फ्लैट प्लेट है जो स्टेशनरी कंडीशन में है और यहां पर कोई v की वेलोसिटी से आगे चल रहा है। यहां पर कोई v की वेलोसिटी से आगे चल रहा है। अच्छा, ठीक है सचिन साहब, कोई बात। तो इसमें जो लिब्रिकेंट रखा हुआ है ये H है और यहां पे वेलोसिटी जो होगा वो मैं ये कह रहा हूं कि यहां पे वेलोसिटी v होगा, यहां पे वेलोसिटी 0 होगा। तो जो वेलोसिटी का प्रोफाइल होगा वो लीनियर होगा। क्यों लीनियर होगा? क्योंकि वेलोसिटी प्रोफाइल कैसा भी है, अगर नैरो गैप की बात करेंगे तो नैरो गैप में हमेशा वेलोसिटी प्रोफाइल कैसा नजर आएगा? लीनियर नजर आएगा। और वेलोसिटी प्रोफाइल अगर लीनियर है मेरे दोस्त तो जो वेलोसिटी है वो हो जाएगा, क्या हो जाएगा? जो वेलोसिटी है वो हो जाएगा v/h इंटू y, v/h इंटू y। ये वेलोसिटी का प्रोफाइल हो जाएगा। ठीक है, राम जी स्क्रीनशॉट करा देंगे, कोई चिंता नहीं करो आप। ठीक है, चलिए, तो ये आपके पास इस तरह से हो जाएगा। ठीक है, तो जो शियर स्ट्रेस होगा मेरे दोस्त म्यू v/h होता है, म्यू del u by del y होता है, म्यू del by del y, u की वैल्यू v/h इंटू y हो रहा है, म्यू v/h हो गया। दैट इज द शियर स्ट्रेस, दैट इज द शियर स्ट्रेस। ठीक है, ठीक है, तो ये आपके पास शियर स्ट्रेस हो जाएगा। और शियर स्ट्रेस का जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो चूंकि हर वैल्यू कांस्टेंट है तो ये हर वैल्यू कांस्टेंट हो जाएगा। ठीक है, ये शियर स्ट्रेस का वेरिएशन हो जाएगा। तो ये शियर स्ट्रेस हो जाएगा और ये वेलोसिटी हो जाएगा। ये कल का टॉपिक था, किसी ने ऊपर लिखा था कि मेरा डाउट है, तो इसके बारे में मैंने बात कर लिया है।
ठीक है, ओके, सरफराज जी ने लिखा था शायद, ठीक है चलिए। तो दोस्तों देखिए, जिन लोगों में आज से शो हो रहा है कोई दिक्कत नहीं है, आराम से पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं होगी, हम लोग अभी पढ़ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी, जो दिक्कत होगी उसको क्लियर कर लिया जाएगा। बट कल जब आप आना क्लास में तो कल आने से पहले वीडियो लेक्चर रिकॉर्डेड वाला देख लेना आप, ठीक है। तो वहां पे भी कोई डाउट होगा तो भी क्लियर हो जाएगा, बट अभी तो इन बातों का कोई मतलब नहीं है, तो इसलिए अभी हम लोग पढ़ाई पर ध्यान देते हैं, ठीक है। चले आगे, चले आगे। चलिए चलिए, तो दोस्तों अब ध्यान से समझना, अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ना चाहते हैं, जनरल बियरिंग। जनरल बियरिंग, जनरल जो होता है दोस्तों वो शाफ्ट को कहते हैं। किसको कहते हैं दोस्तों? शाफ्ट को कहते हैं, ठीक है। और बियरिंग जो होता है वो शाफ्ट के लिए सपोर्टिंग एलिमेंट होता है, ठीक है। तो अगर ये आपके पास शाफ्ट है, अगर ये आपके पास शाफ्ट है, ये आपके पास शाफ्ट है, ये एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से घूम रहा है और इसको सपोर्ट करने के लिए आपने बियरिंग लगा रखा है, ठीक है। ये बियरिंग है, ठीक है, सपोर्ट करने के लिए बियरिंग लगा रखा है, ठीक है। तो मेरे दोस्त, जब ये शाफ्ट घूमेगा तो चूंकि बियरिंग जो है वो बहुत ही क्लोज्ड है, तो दोस्तों यहां पे ये जो रेडियस है ना, ये सपोज स्मॉल आर मान लेते हैं और ये मान लेते हैं कैपिटल आर, यानी शाफ्ट का रेडियस स्मॉल आर और बेयरिंग का रेडियस कैपिटल आर, तो इनके बीच का जो क्लियरेंस होगा, जो क्लियरेंस होगा, सपोज एच से आप डिनोट कर रहे हो, तो क्लियरेंस किसके बराबर होगा? ये क्लियरेंस होगा मेरे दोस्त आर माइनस स्मॉल आर, ये क्लियरेंस होगा, ठीक है। और अगर इसी को डायामीटर के टर्म में लिखें तो d माइनस स्मॉल d अपॉन 2, ये क्लियरेंस होगा, ठीक है। नहीं मेरे दोस्त, बियरिंग मतलब कोई भी चीज जो शाफ्ट को सपोर्ट करने के लिए यूज किया जाता हो। अब ध्यान से समझिए सचिन साहब, मैं आपको बताऊं, जैसे व्हीकल है ना, गाड़ी है मान लो आपके पास, बस ट्रक वगैरह देखा होगा, तो पहिया जो है वो ऐसे रोटेट, ये शाफ्ट है, पहिए के पीछे शाफ्ट लगा होता है, शाफ्ट में यहाँ पर पहिया लगा होता है, ठीक है। ये पहिया यहाँ पे ऐसे और यहाँ पर ऐसे लगा होता है, ठीक है। तो जब ये शाफ्ट घूमेगा ऐसे इंजन की मदद से, तो आपका पहिया भी घूमेगा और ये आगे गाड़ी ऐसे बढ़ेगी, ठीक है ना। तो जब शाफ्ट यहाँ पे लगेगा, इसके ऊपर पहिया लगेगा, तो शाफ्ट को होल्ड करने के लिए इसके ऊपर बियरिंग ऐसे लगाई जाती है। तो ये बियरिंग ऐसे लगती है जो शाफ्ट को होल्ड करके रखता है, ठीक है। आप देखे होंगे जो व्हीकल होता है, फोर व्हीलर वगैरह में, आपको बस और ट्रक वगैरह, ट्रैक्टर वगैरह में बिल्कुल क्लियर नजर आ जाएगा, पहिया जो है उसके साथ बियरिंग इस तरह से लगा होता है। पहिए के सेंटर पे देखना अलग से गोल जैसा लगा होता है। समझ में आया? समझ में आया सचिन साहब? हाँ ठीक है, चलिए। तो ये इस तरह से हो जाता है, ठीक है। अब ध्यान से समझना, ये इस तरह से हो जाता है। अगर दोस्त इसका हम लोग, ये फ्रंट व्यू है, और अगर क्रॉस सेक्शनल व्यू बनाना चाहें, क्रॉस सेक्शनल व्यू बनाना चाहें, तो क्रॉस सेक्शनल व्यू ये होगा कि भाई ये शाफ्ट है, ये शाफ्ट है, और इसके बाहर जो है वो बेरिंग है। शाफ्ट मेरे दोस्त मूविंग कंपोनेंट होता है और बियरिंग जो है
वो स्टेशनरी कंपोनेंट होता है, ठीक है। क्लियरेंस माने उनके बीच का गैप, क्लियरेंस माने सचिन साहब उनके बीच का गैप, ठीक है। तो अब आप देख पा रहे होंगे कि इसके कहीं पर भी देखा जाए, ये क्लियरेंस यहीं पर भी देखा जाए तो आपको वही नजर आएगा ना, क्या नजर आएगा, स्मॉल कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर, ठीक है। अब देखो यार, बियरिंग और शाफ्ट के बीच में जो जगह होती है वो बहुत कम होती है, यानी क्लियरेंस बहुत कम प्रोवाइड किया जाता है। जब क्लियरेंस कम प्रोवाइड किया जाता है तो जब व्हील घूमेगा तो बियरिंग के कांटेक्ट में आएगा बार बार, और चूंकि शाफ्ट बहुत तेजी से घूमता है तो बियरिंग के कांटेक्ट में जब आएगा तो इरोजन करेगा, और जब इरोजन होगा यानी मेरे दोस्त आपका बियरिंग खराब होगा तो बार बार उसको बदलना पड़ेगा, यानी मटेरियल कॉस्ट ज्यादा होगा। बोलो सही है? सही है ये बात? सही है? सही है? हाँ, वेरी गुड। अब आराम से समझना मेरे दोस्त। हाँ ठीक है, वेरी गुड। अब आराम से देखना। तो अब हम लोग को क्या करना है, इस बियरिंग और शाफ्ट के बीच में हमको कोई लुब्रिकेंट लगा देना है। अब हमको यहाँ पे कोई लुब्रिकेंट रख देना है। ये लुब्रिकेंट रख देना है, ठीक है। मैं ये कह रहा हूं सचिन भाई कि जब शाफ्ट घूमेगा तो बियरिंग के कांटेक्ट में आएगा। क्योंकि शाफ्ट की रोटेशनल स्पीड बहुत ज़्यादा होती है तो बियरिंग के कांटेक्ट में जब आएगा तो बियरिंग का इरोजन करेगा, यानी मटेरियल खराब होगा, आपको मटेरियल बार बार बदलना पड़ेगा। उसके बचाव के लिए हम लोग शाफ्ट और बियरिंग के बीच में कोई लुब्रिकेंट रख देते हैं, ठीक है। तो यहां पर दोस्त कोई लुब्रिकेंट आपने रख दिया है, यहां पर दोस्त कोई लुब्रिकेंट आपने रख दिया है। ये जो लुब्रिकेंट है वो क्या कर रहा है, वो अब क्या उनके कांटेक्ट को रोक देगा? नहीं, अभी भी कांटेक्ट में आएंगे, मगर अब जब कांटेक्ट में आएंगे तो उतना ज्यादा अब आपको उतना ज्यादा इरोजन नहीं देखने को मिलेगा। बियरिंग के बीच में कोई सॉलिड स्फीयर भी तो होता है। हाँ सरफराज जी बिल्कुल सही कह रहे हैं, सॉलिड स्फीयर भी होता है जो सपोर्ट करता है, वो सब चीजें भी होती हैं, वो लुब्रिकेंट वगैरह की वजह से होता है। हम लोग दोस्तों यहाँ पर विस्कोसिटी से रिलेटेड बातों पे फोकस्ड हैं। जो आप कह रहे हो वो भी बियरिंग में होता है। अगर आप मैकेनिकल के स्टूडेंट होंगे तो मशीन डिजाइन वगैरह में इस बात को पढ़ते हैं, बट अभी हम लोग एफएम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना चाहते हैं कि इनके बीच में क्या हो रहा है, ठीक है। मेरी बात समझ रहे हैं? मेरी बात समझ रहे हैं? ठीक है, सिविल के हैं तो अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है। तो वो भी होता है, बट यहाँ पे हम लोग लुब्रिकेंट का इन्फ्लुएंस देखना चाहते हैं। तो दोस्तों बात मैं ये कह रहा हूं कि अब क्या होगा, अब क्या टच नहीं करेंगे, अब भी टच करेंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं कहूं कि मैं अपने हाथ को रगड़ रहा हूं तो अभी फ्रिक्शन ज्यादा जनरेट होगा, बट दोस्त मैं अपने हाथों में कोई लुब्रिकेंट लगा लूं, फॉर एग्जाम्पल ऑयल लगा लूं और टच करूं ऐसे, तो अब क्या आपको ये कांटेक्ट में नहीं आ रहा है? अभी भी कांटेक्ट में आ रहा है। चूंकि मेरे हाथ में लुब्रिकेंट है तो अब उतना ज्यादा फ्रिक्शन जनरेट नहीं होगा। इसका मतलब ये हुआ मेरे दोस्त कि शाफ्ट जो है अभी भी बियरिंग के कांटेक्ट में आएगा, मगर उतना फ्रिक्शन नहीं होगा, तो बियरिंग जो है अब उसमें इरोजन कम होगा या उसकी लाइफ जो है पहले से ज्यादा बढ़ी हुई होगी। तो लुब्रिकेंट क्यों यूज करते हैं ये क्लियर हुआ।
लुब्रिकेंट क्यों यूज करते हैं, ये क्लियर हुआ? ठीक है, वेरी गुड। तो लुब्रिकेंट क्यों यूज करते हैं, ये क्लियर हो चुका है। अब एफएम का पॉइंट यहां पर समझते हैं कि एफएम का क्या पॉइंट है। एफएम का पॉइंट ये है मेरे दोस्त कि जब ये शाफ्ट घूमेगा और इसके सराउंडिंग में लुब्रिकेंट है, तो मेरे दोस्त लुब्रिकेंट जो है, विस्कोसिटी जो उसकी होगी, वो शाफ्ट के रोटेशन में रेजिस्टेंस लाएगा, शाफ्ट के रोटेशन में रेजिस्टेंस लाएगा। तो यही अब हमें समझना है कि वो कितना रेजिस्टेंस लाएगा, क्या होगा, कितना रेजिस्टेंस फोर्स लगेगा, कितना टॉर्क लगेगा, कितना पावर लगेगा। यही अब अपना ऑब्जेक्टिव है कि इस लुब्रिकेंट की वजह से कितना आपको पावर में लॉस या पावर में कमी देखने को मिल रहा है। ठीक है, चलो अब ध्यान से समझना। तो जब दोस्तों ये घूमेगा, जब ये घूमेगा तो यहां पर जो वेलोसिटी होगी वो क्या होगी, आर ओमेगा होगी। और यहां पर चूंकि बियरिंग रेस्ट पर है, तो यहां पर जो फ्लूइड की वेलोसिटी होगी वो कितनी होगी, 0 होगी। तो यहां पर वेलोसिटी आर ओमेगा और यहां पर वेलोसिटी 0। और शाफ्ट का रोटेशन ऐसे हो रहा है, शाफ्ट का रोटेशन ऐसे हो रहा है, ध्यान समझना। ये शाफ्ट है, ये ऐसे रोटेट कर रहा है, ऐसे रोटेट कर रहा है, ऐसे समझो आप, ये रोटेट कर रहा है। तो मेरे दोस्त कोई डाउट ही नहीं होना चाहिए कि यहाँ पे जो फ्लूइड का लेयर होगा उसकी वेलोसिटी आर ओमेगा होगी और उसका जो डायरेक्शन होगा वो ऐसे होगा, क्योंकि शाफ्ट का रोटेशन ऐसे है तो ये ऐसे होगा। बोलो सही, बोलो सही है, ऐसे होगा टेंजेंशियली। हाँ, वेरी गुड। तो मेरे दोस्त आर ओमेगा परपेंडिकुलर टू द प्लेन होगा, मगर परपेंडिकुलर टू द प्लेन हम लोग नहीं बना पा रहे हैं, इस वजह से आप यहाँ पे आर ओमेगा ऐसे दिखा देना वी को। मगर आपको पता है कि ये जो वी है वो ऐसे है, परपेंडिकुलर टू द प्लेन है। ठीक है, समझ में आया, समझ में आया, समझ में आया। बट यहीं पे अगर दोस्तों यहां पे अगर बनाना चाहो और ये ऐसे घूम रहा है, तो यहां पे कहीं पे भी बनाओ, जैसे मैं यहां पे बनाऊं तो यहां पे ये ऐसे घूम रहा है, तो यहां पे ये v होगा, यहां पे ये 0 होगा। तो ये जो रिप्रेजेंटेशन होगा वो बिल्कुल सही सही होगा, ये v बराबर आर ओमेगा होगा। ठीक है, मगर ये ऐसा। चलो आगे चले, आगे चले। तो जो शियर स्ट्रेस होगा मेरे दोस्त, वैसे v बराबर आपने क्या कह दिया है, आर ओमेगा, सही है। तो जो शियर स्ट्रेस होगा वो होगा म्यू v बाई एच, और v की वैल्यू कितनी है, आर ओमेगा है। ठीक है, ये हो गया शियर फोर्स, ये शियर स्ट्रेस। और शियर फोर्स क्या होगा, शियर फोर्स को ही रेजिस्टिंग फोर्स आप कह रहे हैं। ये जो रेजिस्टिंग फोर्स होगा वो शियर स्ट्रेस इनटू एरिया होगा। शियर स्ट्रेस कितना है, म्यू वी बाई एच, और एरिया क्या होगा, एरिया क्या होगा, एरिया होगा पाई डी एल। बोलो यस या नो, एरिया होगा पाई डी एल। बोलो सही है, सही है। अरे यार, जब शाफ्ट रोटेशन में होगा तो जो एरिया होगा वो पाई डी एल ही तो होगा। तो ये रेजिस्टिंग फोर्स हो गया है। ठीक है, अच्छा, अब रेजिस्टिंग टॉर्क क्या होगा, टॉर्क क्या होता है, टॉर्क होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो फोर्स इनटू आर। ठीक है, और रेजिस्टिंग पावर या इसी को पावर लॉस कहते हैं, वो क्या होगा, टॉर्क इनटू
ओमेगा। पावर क्या होता है? टॉर्क इनटू ओमेगा। तो जो पावर लॉस है वो हो गया रेजिस्टिंग फोर्स इनटू आर, दिस इज द टॉर्क इनटू ओमेगा। आर ओमेगा इज व्हाट? वेलोसिटी। तो ये हो जाएगा, ये हो गया पावर लॉस। तो आपको एग्जाम में आइदर टॉर्क पूछता है या पावर का लॉस पूछता है। बोलो ठीक है, समझ में आया? समझ में आया? वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। हाँ बिल्कुल, प्री में भी पूछेगा अभिनव पांडे जी। ठीक है ठीक है। तो ये इस तरह से आपके पास हो चुका है। ठीक है, तो अब इसके ऊपर एक छोटा सा न्यूमेरिकल कर ले हम लोग। इसके ऊपर एक छोटा सा न्यूमेरिकल कर लें, जल्दी बताइए। हाँ ठीक है, चलिए चलिए दोस्तों, एक न्यूमेरिकल लिखते हैं हम लोग। लाइटली लोडेड full general bearing has a general dia, has a general dia 50 mm and bush bore of 50.50 mm and bush length, bush माने bearing, bush length of 20 mm. If the rotational speed of the shaft या of the general is 1200 rpm and average viscosity of liquid lubricant is 0.3 Pascal second. Then find the power loss. चलो ठीक है, अच्छा करिए सरफराज जी या सभी लोग। बुश माने होता है मेरे दोस्त बियरिंग। बियरिंग को यहाँ पे बुश कहा गया है, बुश बोर यानी बियरिंग का डाया। ठीक है सचिन साहब। पहले सवाल करो यार, बाद में बैक स्लाइड देख लेना। पहले सवाल करो।
देख लो, अब फॉर्मूला देख लो। हो रहा है, हो रहा है, या मैं ट्राई करूं? मैं ट्राई करूं या हो रहा है? चलो अच्छा देखो, गिवन क्या क्या है। डायामीटर ठीक है, और क्या दिया है? यही गिवन है ना, यही गिवन है, यही गिवन है। अब देखो देखो, आपको सबसे पहले h निकालना है। क्या निकालना है दोस्त? h। कैपिटल डी माइनस स्मॉल डी बाई टू, कैपिटल डी स्मॉल डी बाई टू, यानी 0.25। ठीक है, h बराबर क्या होगा? 0.25 m। ठीक है, अब देखो ध्यान से, तो जो ओमेगा है वो क्या है? 2 पाई m बाई 60, 2 पाई m बाई 60, यानी ये जीरो गया, ये 20 इंटू 2 40। सही है, यहां तक कोई दिक्कत? यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं? ठीक है, चलिए। तो ये आपके पास दोस्त ओमेगा हो चुका है। ठीक है, अब ध्यान से समझना
कि जो शियर स्ट्रेस होगा या शियर फोर्स लिखिए, शियर स्ट्रेस इनटू एरिया म्यू वी बाई एच पाई डी एल। ठीक है, म्यू की वैल्यू है 0.3 पाई 0.3 सॉरी, वी की वैल्यू है 40 पाई, एच की वैल्यू है 25 mm सॉरी 0.25 mm। एरिया क्या है पाई, डी की वैल्यू कितनी है, डी की वैल्यू है 50 mm ना, तो 50 इंटू 10⁻³ एल की वैल्यू कितनी है 20 mm यानी 20 इंटू 10⁻³। ठीक है, तो ये आपके पास हो चुका है। तो यहां से देखो यार, यहां से बिल्कुल आराम से देखिए, ये 10⁻³ ये 10⁻³ गया। ठीक है, और जब ये 50 और 20 मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये कितना हो जाएगा 1000। तो ये 1000 है और ये 10⁻³ 1/1000 है, तो ये भी जाएगा तो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक है, और वो भी गया, ये 1/4 है ना, ये 1/4 है, तो ये ऊपर चला जाएगा, 1/4 ऊपर चला जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 4 4 60 40 पाई इंटू 4 इंटू 0.3 इंटू पाई तो है। ठीक है, तो ये हो जाएगा दोस्त 40 और 4, ये 0 और ये 0.3 क्या होगा, 4 और 4 16 और 16 और 3 क्या हो जाएगा 48 पाई स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपके पास इस तरह से हो जाएगा। ठीक है, चलो अच्छा, अभी आर से मल्टीप्लाई नहीं किया है क्योंकि हाँ आर से मल्टीप्लाई करना होगा। वेरी गुड वेरी गुड, V इज द आर ओमेगा ना, तो आर अभी रह गया है। आर क्या है, आर क्या है मेरे दोस्त, आर क्या है, ध्यान से देखो, V के लिए अगर बात करेंगे, V के लिए बात करेंगे तो V जो होगा वो आर ओमेगा होगा ना। आर की वैल्यू क्या होगी 0.25 ना, सॉरी 25 mm ना, तो 25 इंटू 10⁻³ ओमेगा इज द 40 पाई, तो ये केवल क्या आ जाएगा पाई आ जाएगा। 25 और 4 100 होता है, ये हो गया, तो ये पाई हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये पाई स्क्वायर हो गया, ये ऊपर आ गया। ठीक है ना, तो ये 1.2 पाई स्क्वायर हो जाएगा। तो पावर लॉस क्या होगा, पावर लॉस हो जाएगा फोर्स इंटू वेलोसिटी 1.2 पाई स्क्वायर इंटू पाई, तो ये हो जाएगा 1.2 पाई का क्यूब, ये हो जाएगा 37.20 वाट। ठीक है, ठीक है, ठीक है दोस्तों, जल्दी बताइए क्लियर हुआ। हाँ वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, चलिए वेरी गुड, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। तो ये दोस्तों आपके पास जनरल बियरिंग का टॉपिक हो चुका है। तो एक बार यहां तक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो यहां तक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अभी बात करेंगे।
अच्छा ठीक है सचिन साहब, ऐसा ही किया जाएगा, ठीक है, ऐसा ही करेंगे, आगे से ऐसा ही किया जाएगा, ठीक है। चल गया, ये इस तरह से आपके पास हो गया है, ठीक है, वेरी गुड। नेक्स्ट हम लोग दोस्तों बात करना चाहते हैं बल्क मॉडुलस। बल्क मॉडुलस, बल्क मॉडुलस क्या है? तो बल्क मॉडुलस क्या है मेरे दोस्त, एक मिनट में समझ लेते हैं। जो बल्क मॉडुलस है, एक बार मैं डिफिनीशन लिखूं, इट इज डिफाइंड एज ए, इट इज डिफाइंड एज ए requirement of pressure to create unit volumetric strength। सिलेबस लिखवाने की ऐसी ज़रूरत नहीं है मेरे दोस्त, मगर सचिन साहब अगर आप सिलेबस की बात कर रहे हैं तो सिलेबस जो है वो मैं आपको बता दूं क्या क्या होगा। इंट्रोडक्शन होगा, इंट्रोडक्शन में आप फ्लूइड के बारे में, फ्लूइड की प्रॉपर्टीज वगैरह समझेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद फ्लूइड स्टैटिक होगा, स्टैटिक में प्रेशर और उसका मेजरमेंट होगा, बाउंसी एंड फ्लोटेशन के बारे में बात करेंगे, और हाइड्रोस्टैटिक फोर्स के बारे में बात करेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद फ्लूइड काइनेमेटिक्स होगा, जिसमें आप कंटिन्यूटी इक्वेशंस वगैरह पढ़ोगे, एंगुलर वेलोसिटी पढ़ोगे, वर्टेक्स पढ़ोगे, सर्कुलेशन पढ़ोगे, वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन, स्ट्रिंग फंक्शन, ये सब सारी चीज़ें पढ़ेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद फ्लूइड डायनेमिक्स होगा, फ्लूइड डायनेमिक्स में आप आइलर्स इक्वेशंस पढ़ोगे, बर्नौली इक्वेशंस पढ़ोगे, वेंचुरी मीटर पढ़ोगे, पिटॉट ट्यूब पढ़ोगे, ओरिफिस मीटर पढ़ोगे, ये सब सारी चीज़ें पढ़ेंगे, ठीक है। वायस लो नहीं हो रहा है मेरे दोस्त, वायस सही है और मेरे एंड से थोड़ा लो हो जा रहा है क्योंकि मेरी तबीयत ठीक है नहीं है, ठीक है ना, हाँ ठीक है। तो मतलब कोई टेक्निकल गड़बड़ी नहीं है, तो मेरी तरफ से ऐसा कुछ हो जा रहा है, ठीक है। चलिए देखते हैं, तो फ्लूइड डायनेमिक्स में ये पढ़ेंगे। फिर उसके बाद दोस्त फ्लो थ्रू पाइप पढ़ेंगे, जिसमें लैमिनार फ्लो, टर्बुलेंट फ्लो, साथ ही साथ माइनर लॉसेस, मेजर लॉसेस, इक्विवेलेंट वगैरह, ये सब सारी चीज़ें पढ़ेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद बाउंड्री लेयर थ्योरी पढ़ेंगे, फिर उसके बाद बाउंड्री लेयर थ्योरी पढ़ेंगे, डायमेंशनल एनालिसिस पढ़ेंगे, फिर उसके बाद हाइड्रोलिक मशीन पढ़ेंगे, ठीक है। इतना सेगमेंट आप मेरे साथ पढ़ोगे, आपका ओसीएफ भी कराया जाएगा, मगर ओसीएफ मैं नहीं कराऊंगा, कोई और सर आएंगे वो ओसीएफ कराएंगे, ठीक है।
बट आपका ओसीएफ भी कराया जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ गई है? तो दोस्तों मैकेनिकल वालों को ओसीएफ नहीं पढ़ना है, सिविल के जो आपके दोस्त हैं उन्हें ओसीएफ पढ़ना है, तो ओसीएफ भी पढ़ा जाएगा और लिखिए। ठीक है, चले आगे। ठीक है, ये समझ में आ गया। बात मैकेनिकल सिविल की नहीं है मेरे दोस्त, मुझे ओसीएफ नहीं आता है, दैट्स वाई हम लोग नहीं पढ़ेंगे। ठीक है ना, चलिए। तो ये आपके पास इस तरह से हो चुका है। अब चलिए आगे बात करते हैं बल्क मॉडल्स के बारे में। तो बल्क मॉडल्स क्या है? किसी भी सबस्टेंस का यूनिट वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन लाने के लिए आपको जितना प्रेशर देना होता है उसी प्रेशर की वैल्यू को एक सेकंड, अब सही है? अब सही है? हाँ। तो दोस्तों किसी भी सबस्टेंस का आप प्रेशर दोगे तो उसका वॉल्यूम वगैरह चेंज होगा। ठीक है ना? तो जब आप यूनिट वॉल्यूमेट्रिक चलो चलो पढ़ाई पे ध्यान देते हैं यार, दवा वगैरह तो मैं लेके ही आया हूं दोस्त। ठीक है, ठीक है, चलो अच्छा देखते हैं। हाँ चलो समझते हैं मेरे दोस्त। मैं ये कह रहा हूं किसी भी सबस्टेंस का, किसी भी सिस्टम के ऊपर जब आप प्रेशर लगाएंगे तो प्रेशर लगाने से उसके वॉल्यूम में चेंज आएगा। तो आप क्या कह रहे हो? यूनिट वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, यानी यूनिट वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन लाने के लिए आपको जितने प्रेशर की जरूरत होती है उसी प्रेशर की वैल्यू को आप कहते हैं बल्क मॉडुलस। ठीक है ना, यूनिट वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन लाने के लिए। तो फॉर यूनिट वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन इट इज डिफाइंड एज ए रिक्वायरमेंट ऑफ प्रेशर टू क्रिएट यूनिट वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। यूनिट वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन यानी दोस्तों जो K की वैल्यू है, दिस इज द dP अपॉन यूनिट वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। अगर ये वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन की वैल्यू 1 हो जाए तो जो dP होगा, यूनिट मतलब 1 हो जाए, जो dP होगा वही क्या कहलाएगा? बल्क मॉडुलस होगा। वही क्या कहलाएगा? बल्क मॉडुलस कहलाएगा। ठीक है, तो दोस्त ये हो चुका है dP, और वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन क्या होता है? dV बाई V। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन क्या होता है? dV बाई V। तो जो बल्क मॉडुलस होगा मेरे दोस्त dP अपॉन dV बाई V, ये इस तरह से हो जाएगा। एक और बात समझने वाली ये है कि जब भी हम लोग किसी सिस्टम के ऊपर प्रेशर देंगे तो उसका जो वॉल्यूम है हमेशा डिक्रीज करेगा। जब भी किसी सिस्टम के ऊपर प्रेशर देंगे तो जो वॉल्यूम है वो हमेशा डिक्रीज करेगा। यानी जब तक प्रेशर की बात कर रहे हो तो dV क्या होगा? dV क्या होगा? पॉजिटिव या निगेटिव? पॉजिटिव या निगेटिव? जल्दी बताइए। निगेटिव होगा। वेरी गुड, क्योंकि आपने प्रेशर दिया तो उसका वॉल्यूम जो है वो डिक्रीज करेगा। जब वॉल्यूम डिक्रीज करेगा तो जो dV होगा वो निगेटिव कहलाएगा। तो जो dV की वैल्यू है मेरे दोस्त वो निगेटिव है। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ बल्क मॉडुलस तो प्रॉपर्टी है, क्योंकि जो बल्क मॉडुलस होगा वो अलग अलग होगा सभी के लिए। जैसे मेरे पास जो मार्कर है उसको यूनिट वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन लाने के लिए मुझे कुछ और प्रेशर देना होगा, आपके पास जो पेन है उस पर कुछ और देना होगा, कॉपी पे कुछ और देना होगा, आयरन पे कुछ और देना होगा, वुड पे कुछ और देना होगा। सभी के लिए अपनी अपनी एक बल्क मॉडुलस की वैल्यू होती है। यानी बल्क मॉडुलस मेरे दोस्त प्रॉपर्टी है सिस्टम का। तो जब प्रॉपर्टी है मेरे दोस्त सिस्टम का, यानी ये वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होगी। और आपने कहा कि ये जो वैल्यू है वो निगेटिव आ रही है, तो जब ये आपको पॉजिटिव चाहिए और ये वैल्यू निगेटिव आ रही है तो ऑलरेडी आप डिफिनीशन में ही, फॉर्मूले में ही माइनस लगा लीजिए, तो जो रिजल्टेंट आएगा वो क्या आ जाएगा? प्लस आ जाएगा। इसीलिए बल्क मॉडुलस का जो डिफिनीशन होता है, सॉरी जो फॉर्मूला होता है
उसमें हम लोग माइनस साइन लगाते हैं, उसमें हम लोग माइनस साइन लगाते हैं। ठीक है, यहां तक सही है, यहां तक सही है, यहां तक सही है। अब देखना ध्यान से, अगर आप किसी के ऊपर प्रेशर लगा रहे हो तो मास तो हमेशा कांस्टेंट ही रहेगा ना। प्रेशर जब आप लगा रहे हो तो मास क्या होगा, मास तो हमेशा कांस्टेंट ही होगा। अच्छा, मास कांस्टेंट होगा मेरे दोस्त, मास कांस्टेंट होगा तो रो इंटू वी तो कांस्टेंट है, रो इंटू वी कांस्टेंट है। इसको डिफरेंशिएट करते हैं, इसको डिफरेंशिएट करते हैं। रो को छोड़ दिया, v का डिफरेंशिएशन dv प्लस v को छोड़ दिया, रो का डिफरेंशिएशन d रो, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0। तो रो dv इज द माइनस v d रो, रो dv इज द माइनस v d रो, यानी dv by v is the d रो by रो, माइनस साइन कहीं पे भी लगा लो, मान लो यहां पे लगा लिया आपने। ठीक है, तो जो बल्क मॉडुलस है मेरे दोस्त वो क्या हो जाएगा, dv by v की जगह क्या हो जाएगा, d रो by रो, और माइनस b गायब हो जाएगा, यानी dp अपॉन d रो by रो, और रो को ऊपर भेज दिया। जो बल्क मॉडुलस है वो इस तरह से हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया, समझ में आ गया बल्क मॉडुलस के बारे में। हो गया, चलिए, ओके, वेरी गुड। तो ये बल्क मॉडुलस के बारे में आपने ऐसा पढ़ लिया है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, इंट्रोडक्शन तो मैं डिलीट कर दे रहा हूं। ठीक है, नेक्स्ट क्या है मेरे दोस्त, नेक्स्ट जो है वो है कॉम्प्रेसिबिलिटी। क्या है मेरे दोस्त, कॉम्प्रेसिबिलिटी। रो को चेंज कैसे किया, यहां तक सही है, यहां तक सही है सरफराज जी, सरफराज साहब यहां तक सही है। तो मेरे दोस्त ये जो dv बाई वी है, यहां से देखो, ये इसके बदले में क्या लिख सकते हो, d रो बाई रो लिख सकते हो। तो d रो बाई रो यहां पे लिख दिया आपने, d रो बाई रो, ये रो ऊपर चला गया तो ऐसे हो गया। ठीक है, सरफराज साहब समझ में आ गया। हाँ ठीक है, वेरी गुड। कंप्रेसिबिलिटी, कंप्रेसिबिलिटी क्या है मेरे दोस्त, कंप्रेसिबिलिटी इट इज डिफाइंड एज ए reciprocal of bulk modulus capital K, and it tells us about the system is compressible or incompressible, compressible or incompressible, compressible और incompressible। ध्यान से समझना भैया, जो बीटा होगा वो क्या होगा, 1/k होगा। 1/k का मतलब d रो अपॉन रो इंटू dp,
क्योंकि आपने लिखा था dp अपॉन d रो इंटू रो इज द बल्क मॉडुलस। अब इसको उल्टा करोगे तो क्या होगा, डी रो अपॉन रो इंटू dp, ये हो जाएगा बल्क मॉडुलस। ठीक है, अब आराम से समझना, अगर मेरे दोस्त कोई इनकम्प्रेसिबल है, अगर मेरे दोस्त कोई इनकम्प्रेसिबल है तो जो रो होगा उसका कांस्टेंट होगा, रो जो होगा वो कांस्टेंट होगा, रो कांस्टेंट है तो डी रो जीरो होगा, और डी रो जीरो हो गया तो बीटा क्या होगा, बीटा भी जीरो होगा। ठीक है, और अगर कंप्रेसिबल है तो रो कांस्टेंट नहीं होगा। कंप्रेसिबल वो होता है जिसकी डेंसिटी कांस्टेंट नहीं होती है, तो जब डेंसिटी कांस्टेंट नहीं होगा तो डी रो भी जीरो नहीं होगा, तो बीटा भी जीरो नहीं होगा। ठीक है, तो अगर मेरे दोस्त किसी फ्लूइड में इनकम्प्रेसिबल है तो वो उस फ्लूइड का बीटा जीरो होगा, अगर कंप्रेसिबल है तो उसका बीटा नॉन जीरो होगा। तो वही आप कहना चाहते हैं, इट टेल अस, ये हमें बताता है अबाउट द सिस्टम इज कंप्रेसिबल और इनकम्प्रेसिबल, ये हमें बताता है कि कोई सा भी सिस्टम कंप्रेसिबल है या इनकम्प्रेसिबल है। ये हमें बताने के लिए कौन है मेरे दोस्त, कंप्रेसिबिलिटी है। ये बताने के लिए कौन है मेरे दोस्त, कंप्रेसिबिलिटी है। ठीक है, तो रेसिप्रोकल माने होता है यार उल्टा, रेसिप्रोकल माने होता है उल्टा। ठीक है, तो ये आपके पास इस तरह से हो जाएगा। ठीक है, तो प्लीज बताइए कंप्रेसिबिलिटी क्लियर हुआ, कंप्रेसिबिलिटी क्लियर हुआ? वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। तो कंप्रेसिबिलिटी दोस्तों ये क्लियर हो चुका है। ठीक है, अच्छा अच्छा, बल्क मॉडुलस का यूनिट क्या होगा? देखो, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन का यूनिट कुछ नहीं होता है, स्ट्रेन ये डायमेंशनलेस होता है, तो जो डीपी का यूनिट होगा वही बल्क मॉडुलस का होगा। डीपी मतलब प्रेशर, तो ये हो गया पास्कल या न्यूटन पर मीटर स्क्वायर जो है वो इसका यूनिट होगा, किसका, बल्क मॉडुलस का। ठीक है, और उसके लिए क्या हो जाएगा मेरे दोस्त उल्टा हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा मीटर स्क्वायर पर न्यूटन। ठीक है, क्लियर है मेरे दोस्त, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। सही है, आगे चले। वेरी गुड अभिनव साहब। तो दोस्तों एक क्वेश्चन करते हैं, फॉर एनी given system, for any given system there are 20 megapascal are required to decrease 0.2% of its volume. Find the value of bulk modulus. Find the value of bulk modulus. चलो यार दोस्तों, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, ट्राई करते हैं।
हो रहा है, हो रहा है। वेरी गुड, वेरी गुड, करिए जरा तो। थोड़ा सा और देखो यार, विशाल जी आपका आंसर सही है, थोड़ा और देख लीजिए। एक जगह गड़बड़ कर रहे हो आप। हाँ, अभिनव पांडे का बिल्कुल सही है, वेरी गुड अभिनव साहब। देखिए देखिए क्या क्या गिवन है। डेल्टा पी की वैल्यू कितनी है? डेल्टा वी की वैल्यू कितनी है? 2% ऑफ इट्स वॉल्यूम, 0.2% ऑफ इट्स वॉल्यूम। तो 0.2% ऑफ V, 0.2% ऑफ V। तो मेरे दोस्त, तो डेल्टा V अपॉन V इज द 0.2% ना, और 0.2% को क्या कहोगे? 0.2 अपॉन 100 यानी 0.002, ठीक है, या 0.2 अपॉन 100 ही रहने दो, आपकी इच्छा है तो, ठीक है। बल्क मॉडुलस क्या लिखते हैं मेरे दोस्त? दिस इज द डेल्टा P अपॉन डेल्टा V बाई V, माइनस साइन के साथ। और दोस्तों आपसे क्वेश्चन में बोला है डिक्रीज, तो डिक्रीज माने ये वैल्यू माइनस होगी या प्लस होगी? डिक्रीज माने ये वैल्यू माइनस होगी या प्लस होगी? डिक्रीज माने ये वैल्यू क्या होनी चाहिए? डिक्रीज माने ये वैल्यू क्या होनी चाहिए? माइनस होनी चाहिए, वेरी गुड। डेल्टा V बाई V, अच्छा ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 0.2 अपॉन 100, सही है। तो ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, ध्यान से बिल्कुल आराम से, K बराबर ये 2000 हो जाएगा, 0.2 हो जाएगा, और ये गायब होगा तो एक जीरो और बढ़ जाएगा, तो 1 मेगा पास्कल, या इसको आप 10 गीगा पास्कल बोल रहे हैं, ठीक है। हाँ, यानी अभिनव साहब का भी गड़बड़ हो गया था, ठीक है, समझ में आया अभिनव जी? चलिए नेक्स्ट दोस्तों आगे चलते हैं, एक और क्वेश्चन इसी के ऊपर करते हैं, दैट इज
क्वेश्चन समझ में आया? आपको प्रेशर का वेरिएशन दिया हुआ है, बल्क मॉडुलस और कंप्रेसिबिलिटी के बारे में पूछा गया है एट 10⁵ पास्कल। ठीक है? तो क्वेश्चन क्लियर है सभी को? क्वेश्चन सभी को क्लियर है? जल्दी बताइए। चलिए क्वेश्चन ट्राई करते हैं सभी लोग फास्ट। सोचिए, सोचिए कैसे होगा, डेंसिटी की वैल्यू कैसे आएगी? हाँ यार, ये 1/2 है ना, ये 1/2 है ना। अभिनव जी सही तो कर पाए हो यार, मगर थोड़ा गड़बड़ कर दिया आपने। चलो मैं ट्राई करूं? अच्छा मैं ट्राई करूं, मैं ट्राई करूं। देखो यार, देखो भैया देखो,
आपने कहा मेरे दोस्त कि जो प्रेशर है वो 3000 रो पावर 1/2 प्लस 3500 है, ये आपके पास है, ठीक है। आपको चाहिए बल्क मॉडुलस, तो बल्क मॉडुलस के लिए मेरे दोस्त आपको प्रेशर और डेंसिटी वाला रिलेशन लिखना है, यानी आपको लिखना है रो dp बाई डी रो। तो रो d बाई डी रो और p की वैल्यू कितनी है आपके पास, p की वैल्यू कितनी है, हाँ पास्कल है यार, वो तो यूनिट है ना, प्लस ये 35, ठीक है। अब दोस्तों रो, इसको डिफरेंशिएट करते हैं। रो पावर 1/2 का क्या होगा, 1/2 रो पावर माइनस 1/2, और 3500 का क्या हो जाएगा, कांस्टेंट है तो 0, 3000 है और 1/2 है तो 1500 हो जाएगा। ये रो है, रो पावर माइनस 1/2 है, ये रो पावर 1/2 हो जाएगा। बोलो यहां तक सही है, यहां तक सही है दोस्तों, यहां तक सही है, अरे बताओ भैया यहां तक सही है। अब देखिए बात यह है कि अब ये रो पावर 1/2 कहां से आएगा। अगर रो पावर 1/2 आपको मिल जाएगा तो बल्क मॉडुलस की वैल्यू आ जाएगी। यहां तक कर लिए थे, ठीक है। चलिए अब देखो P बराबर 3000 रो पावर 1/2 और 3500 है, ठीक है। रो पावर 1/2 तो वैल्यू पुट करते हैं, तो P की जगह कितना है, क्वेश्चन ने क्या बोला है, P की जगह कितना है 10⁵। तो दोस्तों P की जगह लिखेंगे 10⁵ प्लस 3500। तो दोस्तों रो पावर 1/2 क्या हो जाएगा, 10⁵ माइनस 3500 अपॉन 3000। तो रो पावर 1/2 जो हो जाएगा यहां से, ये हो जाएगा। और अगर ये हो गया तो जो बल्क मॉडुलस है वो क्या हो जाएगा, 1500 बोलो सही है, समझ में आया मेरे दोस्त, जल्दी बताइए। वेरी गुड। चलिए अब क्वेश्चन में ये भी पूछा है, कॉम्प्रेसिबिलिटी बता दीजिए। कॉम्प्रेसिबिलिटी क्या हो जाएगा, 1/k इसी का उल्टा कर लेंगे। बोलो सही है, सही है। तो दोस्तों आगे चलते हैं।
और अपने अगले टॉपिक पे पढ़ते हैं। क्वेश्चन में बोला है सरफराज, फाइंड द वैल्यू ऑफ बल्क मॉडुलस एंड कंप्रेसिबिलिटी एट 10 to the power 5। जब प्रेशर 10 to the power 5 होगा उस समय बल्क मॉडुलस और कंप्रेसिबिलिटी की वैल्यू को बताना है। तो मेरे दोस्त ये आपने निकाल लिया। तो जब प्रेशर 10 to the power 5 होगा उस समय डेंसिटी निकाल लीजिए और वही डेंसिटी यहां पुट कर दीजिए, तो बल्क मॉडुलस उस प्रेशर पर आ जाएगा। बोलो सही है सरफराज? सरफराज साहब सही है? देखो देखो ध्यान से, प्रेशर आपको क्वेश्चन ने बोला कि उस समय बल्क मॉडुलस बताइए जब कंप्रेसिबिलिटी की वैल्यू 10 to the power 5 थी, सॉरी प्रेशर की वैल्यू। तो आपने क्या किया? आपने ऐसा कर लिया, सही है। जैसे ऐसे समझिए मेरे दोस्त, एक सवाल है कि किसी सन की एज उसके फादर की एज से 35 इयर्स कम है, 35 इयर्स कम है। तो अगर फादर की ईयर 50 ईयर है तो सन की ईयर, सन कितने साल का होगा? तो फादर की वैल्यू में 50 जोड़ लेंगे, 50 रख देंगे, तो ये जो वैल्यू आएगी वो किसकी आ जाएगी? सन की एज आ जाएगी। आ गया ना? हाँ ठीक है, अच्छा, वेरी गुड वेरी गुड। चलो चलिए, तो दोस्तों जो इनकम्प्रेसिबल होता है, जो इनकम्प्रेसिबल होता है उसमें जो डेंसिटी होती है वो कांस्टेंट होती है और जो बीटा होती है वो 0 होती है, और जो बल्क मॉडुलस होता है वो कितना होता है? बल्क मॉडुलस कितना होता है? बल्क मॉडुलस कितना होगा? अरे बोलिए। विशाल जी बोल रहे हैं इनफाइनाइट। तो बल्क मॉडुलस जो है वो उल्टा है ना, तो ये क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट। तो मेरे दोस्त जो बल्क मॉडुलस होता है वो क्या होता है? इनकम्प्रेसिबल के लिए इनफाइनाइट होता है, या फिर कह सकते हैं बहुत ज्यादा होता है, या फिर कह सकते हैं बहुत ज्यादा होता है। तो ध्यान से समझना मेरे दोस्त, अगर मैं कहूं कि आपके पास सॉलिड और लिक्विड है, तो सॉलिड और लिक्विड जनरली इनकम्प्रेसिबल की कैटेगरी में आते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ मेरे दोस्त कि सॉलिड और लिक्विड का जो बल्क मॉडुलस होगा वो बहुत ज्यादा होगा या इनफाइनाइट होगा। सही है? सही है? जल्दी बताइए, सही है? तो दोस्तों, तो बात अब किसके लिए बच गई? गैस के लिए। किसके लिए बच गई? गैस के लिए। तो दोस्तों हम लोग गैस के लिए बल्क मॉडुलस के बारे में पढ़ना चाहते हैं। तो गैस के लिए जो बल्क मॉडुलस है वो क्या होता है, कैसे होता है, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। क्योंकि आपको पता है कि सॉलिड और लिक्विड इनकम्प्रेसिबल होते हैं, तो सॉलिड और लिक्विड में जो बल्क मॉडुलस की वैल्यू होती है वो बहुत ही ज्यादा होती है, ठीक है। ध्यान से आराम से सोचना। मैं क्या कह रहा हूं, बिल्कुल आराम से, कि अगर गैस की बात करें तो गैस में बेसिकली कितने तरह के प्रोसेस होते हैं? आपने 11th या 9th में पढ़ा होगा, आइसोबेरिक, आइसोकोरिक, आइसोथर्मल और एडियाबैटिक। ये 4 तरह के प्रोसेस होते हैं गैस में। आपने 9th में या 11th में ये पढ़ा होगा,
और यहीं से आप पढ़े होंगे बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, गे-लुकास लॉ, ये सब सारी चीजें पढ़ेंगे ना। तो ये सब सारी चीजें यहीं से पढ़ते हैं ना यार, बोलिए एक बार जल्दी बताइए, ये याद आ रहा है ना? हाँ, अब ध्यान से सुनना मैं क्या कहना चाह रहा हूं। अब ध्यान से सुनना मैं क्या कहना चाह रहा हूं। जब गैस के लिए बल्क मॉडुलस की बात करेंगे तो बल्क मॉडुलस में क्या करते हैं? बल्क मॉडुलस में प्रेशर को देकर वॉल्यूम को डिक्रीज कराते हैं। तो मेरे दोस्त, जब आप बल्क मॉडुलस की बात गैस के लिए करेंगे तो क्या प्रेशर कांस्टेंट को रखेंगे? क्या प्रेशर कांस्टेंट को रखेंगे? नहीं रखेंगे, क्योंकि प्रेशर कांस्टेंट नहीं होगा। ठीक है। क्या वॉल्यूम कांस्टेंट को रखेंगे? नहीं, क्योंकि आप प्रेशर देकर वॉल्यूम घटाना बढ़ाना चाहते हो, घटाते हो, तो वॉल्यूम भी नहीं होगा। तो मेरे दोस्त, जब गैस के लिए बल्क मॉडुलस की बात करेंगे तो ना ही वो कांस्टेंट प्रेशर पे होगा, ना ही वो कांस्टेंट वॉल्यूम पर होगा। उसके लिए दो ही चॉइस है, आइदर वो आइसोथर्मल तरीके से होगा या एडियाबैटिक तरीके से होगा। तो पहले हम लोग आइसोथर्मल पढ़ेंगे, फिर एडियाबैटिक पढ़ेंगे। तो दोस्तों, अब हम लोग पढ़ने वाले हैं बल्क मॉडुलस फॉर isothermal process। आइसोथर्मल प्रोसेस, ठीक है। तो देखो यार, आपने क्या कहा है, पीवी बराबर जो होता है वो कांस्टेंट होता है, सॉरी पीवी बराबर जो होता है वो MRT होता है। आइडियल गैस के लिए पीवी बराबर क्या होता है? MRT होता है। देखा है ये फॉर्मूला सभी लोगों ने? पीवी बराबर MRT देखा है? देखा है? हाँ। तो मेरे दोस्त, प्रेशर, वॉल्यूम, मास, गैस कांस्टेंट और टेम्परेचर, M और R तो पहले से ही कांस्टेंट होते हैं। M और R तो पहले से ही कांस्टेंट होते हैं। टेम्परेचर को आपने कांस्टेंट कर दिया, तो इसका मतलब राइट हैंड साइड क्या हो जाएगा? कांस्टेंट। यानी पीवी बराबर क्या हो जाएगा? कांस्टेंट, क्योंकि MR पहले से ही कांस्टेंट है, T को आपने कांस्टेंट कर दिया, तो MR क्या हो गया? MRT क्या हो गया? कांस्टेंट। ठीक है। चलिए अब इसको डिफरेंशिएट करते हैं। पहले को छोड़ दिया, वो दूसरे का डिफरेंशिएशन, प्लस दूसरे को छोड़ दिया, पहले का डिफरेंशिएशन, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0। तो मेरे दोस्त, ये जो PdV है हो चुका है -VdP। तो ये dV/V जो है वो हो जाएगा dP/P। ठीक है दोस्तों, अब ध्यान से समझना, बल्क मॉडुलस के लिए क्या पढ़ा था? dP/dV/V, dP/dV/V। और यहां से दोस्तों dP आपके पास dB/V के बदले में क्या है? ये है dP/P। dP कैंसिल हो चुका है, तो जो बल्क मॉडुलस है वो किसके बराबर आ गया? प्रेशर के बराबर आ चुका है। तो जो बल्क मॉडुलस होगा दोस्तों, वो ऐसा हो जाएगा। ठीक है? ठीक है। चलिए, अब दोस्तों, जैसे आपने आइसोथर्मल के लिए पढ़ा, वैसे ही आपको एडियाबैटिक के लिए पढ़ना है। तो बल्क
मॉड्यूलस फॉर एडियाबैटिक प्रोसेस। एडियाबैटिक प्रोसेस मेरे दोस्त, जैसे आइसोथर्मल प्रोसेस में पीवी बराबर कांस्टेंट होता है, वैसे ही एडियाबैटिक प्रोसेस में पीवी पावर गामा कांस्टेंट होता है, जहां पर गामा को एडियाबैटिक इंडेक्स कहते हैं। गामा एक कांस्टेंट होता है जिसकी वैल्यू जिसको क्या बोलते हैं, एडियाबैटिक इंडेक्स, और गामा की वैल्यू हमेशा 1 से बड़ी होगी। गामा की वैल्यू हमेशा 1 से बड़ी होगी। तो बल्क मॉडुलस जो एडियाबैटिक प्रोसेस है वो मेरे दोस्त क्या है, पीवी पावर गामा इज द कांस्टेंट। दिस इज द इक्वेशन फॉर एडियाबैटिक प्रोसेस, जहां पर गामा जो है वो एडियाबैटिक इंडेक्स कहलाता है। बोलो यहां तक सही है? यहां तक सही है दोस्तों? अब देखिए, इसको डिफरेंशिएट करते हैं। प्रेशर को छोड़ दिया, V पावर गामा का डिफरेंशिएशन, तो गामा V पावर गामा -1 इंटू dV, V पावर गामा -1 इंटू dV, ठीक है, प्लस V पावर गामा बराबर 0 बराबर 0। तो दोस्तों बिल्कुल आराम से P गामा V पावर गामा -1 इंटू dV इज द माइनस V पावर गामा इंटू dP। ये चीज उधर जा चुका है, ठीक है। P गामा को उधर भेज दीजिए, तो V पावर गामा -1 इंटू dV अपॉन V पावर गामा और dP अपॉन P इंटू, क्या किया दोस्तों आपने, इस V पावर गामा को इधर भेज दिया है और P गामा को उधर भेज दिया है, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है? यहां तक कोई दिक्कत नहीं है ना? अब दोस्तों देखो, ऊपर लिखा है x के पावर 5, नीचे लिखा है x के पावर 6, तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो क्या बचेगा, 1/x बचेगा। तो यहां पे जो वैल्यू लिखी है, यहां पे जो वैल्यू लिखी है वही वैल्यू यहां पर भी है, बस उसके पावर में एक चीज कम है, एक पॉइंट कम है। तो मेरे दोस्त ये x पावर 6 है, ऊपर x पावर 5 है, तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या बचेगा, 1/x बचेगा। इसका मतलब ये हुआ दोस्त, इसका मतलब ये हुआ कि ये dV/V हो जाएगा और ये dP/P इंटू गामा हो जाएगा, ठीक है, सही है। 1 गामा नहीं, 1/V। अभिनव साहब सही है ना? हाँ, तो ये दोस्तों ये ऐसा हो जाएगा। तो चलो नाउ फ्रॉम ये माइनस है, ठीक है, dP चला गया, ऊपर आ जाएगा, तो P इंटू गामा क्या हो जाएगा, P इंटू
गामा। वेरी गुड सरफराज जी, ठीक है। अब ध्यान से समझिए, ध्यान से। जो बल्क मॉडुलस है एडियाबैटिक के लिए, क्या उसको गामा टाइम्स बल्क मॉडुलस आइसोथर्मल के लिए लिख सकते हैं? लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। अभी कर देंगे राम जी। और आपने कहा गामा की वैल्यू 1 से बड़ी है, तो एडियाबैटिक जो होगा वो आइसोथर्मल से छोटा होगा कि बड़ा होगा? जल्दी बताइए, छोटा होगा या बड़ा होगा? बड़ा होगा। वेरी गुड। क्यों? क्योंकि आपने कहा था मेरे दोस्त कि जो गामा है वो 1 से ज्यादा होता है, ठीक है। तो यहां पर मेरे दोस्त जो गामा है 1 से बड़ा है, इसीलिए ये आइसोथर्मल से ज्यादा होगा। बात समझ में आ चुका है सभी को? बात समझ में आ चुका है? वेरी गुड, वेरी गुड। चलिए दोस्तों, यहां तक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अभी आगे बात करेंगे। तो कहां तक हुआ था? ये सब हो गया था ना? यहां से करना था ना स्क्रीनशॉट? चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बोलिए, यहां तक सही है? यहां तक सही है? सरफराज जी से कितने लोग एग्री हैं? सरफराज साहब से कितने लोग एग्री हैं? कोई नहीं, नहीं। सरफराज मेरे भाई, क्या किया जाए बताओ? बात यह मेरे दोस्त, टाइम वेस्ट होता है, ठीक है ना? बस यही बात है, ठीक है। समझ में आ रहा है? अरे अरे अरे, नाराज ना हो भाई सरफराज जी। सरफराज साहब, अपने आप को सिचुएशन के हिसाब से ढालना चाहिए मेरे दोस्त। नाराज मत हो मेरे भाई।
सचिन साहब क्या कह रहे हैं, सर थोड़ा टाइम दिया करो। कहाँ टाइम दे मेरे दोस्त? चलिए आगे चले, चलिए आगे चले। चलिए, तो मेरे दोस्त आत्मा तो गवाही नहीं दे रही है अब आगे पढ़ाने की, मगर चलिए देखते हैं कहां तक हम लोग पढ़ पाते हैं। ठीक है, सरफेस टेंशन। चलो नहीं, थोड़ा और देख लेते हैं, थोड़ा और देख लेते हैं, आपका भी नुकसान नहीं होना चाहिए। हाँ, अभी पहला ही चैप्टर चल रहा है। चल, बात यह है मेरे भाई कि अपने पास कोई एक लिक्विड है, अपने पास कोई एक लिक्विड है। इस लिक्विड के किसी भी पार्टिकल पर आप बात करें तो इधर 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 जो भी पार्टिकल होंगे वो सभी एक फोर्स लगा रहे होंगे। इस लिक्विड के सराउंडिंग में जो पार्टिकल होंगे वो उसके अपने अट्रैक्शन फोर्स से उसको खींच रहे होंगे। ठीक है, चारों तरफ से खींच रहे होंगे। सही है, खींच रहे होंगे। चलिए, तो ये जब खींच रहे होंगे मेरे दोस्त, तो इसका मतलब ये हुआ कि इसके ऊपर, अच्छा कौन से फोर्स से खींच रहे होंगे, उस फोर्स का कोई नाम बताएगा? कौन से फोर्स से खींच रहे होंगे उसका कोई नाम बताएगा? वेरी गुड सचिन साहब, दैट इज द कोहेसिव फोर्स है। दो तरह के फोर्स होते हैं भाइयों, एक होता है कोहेसिव फोर्स, एक होता है एडहेसिव। कोहेसिव फोर्स क्या होता है? जब सिमिलर नेचर के मॉलिक्यूल्स के बीच अट्रैक्शन फोर्स होता है तो उसे कोहेसिव बोलते हैं। जब डिफरेंट नेचर के मॉलिक्यूल्स के बीच अट्रैक्शन फोर्स होता है तो उसे एडहेसिव कहते हैं। जैसे कि वाटर और वाटर के बीच का अट्रैक्शन फोर्स कोहेसिव, वाटर और ऑयल के बीच का अट्रैक्शन फोर्स एडहेसिव। ठीक है, तो कोहेसिव और एडहेसिव में कोई दिक्कत नहीं है। सही है, आगे बताइए। ओके, वेरी गुड। तो दोस्तों यहां पर जो नेट फोर्स लगेगा, यहां पर नेट फोर्स जो है वो क्या होगा? जीरो होगा। यहां पर नेट फोर्स क्या होगा? जीरो। मगर फ्री सरफेस के ऊपर जो पार्टिकल होगा वो इसके इधर, इसके इधर, ये लग रहा होगा। तो मेरे दोस्त यहां पर जो नेट फोर्स है क्या वो जीरो है? ऊपर साइड पर जो नेट फोर्स होगा वो जीरो होगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि वहां पर वो बैलेंस कंडीशन में नहीं है। ठीक है ना? ठीक है,
यहां पर जो पार्टिकल होगा उसके ऊपर जो नेट कोहेसिव फोर्स है वो 0 नहीं हो रहा। इसका मतलब फ्री सरफेस के ऊपर जितने भी पार्टिकल हैं उनके ऊपर डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक फोर्स काम करेगा। कौन सा डायरेक्शन में मेरे दोस्त? डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक फोर्स काम करेगा। तो इसका मतलब यह हुआ कि फ्री सरफेस के ऊपर जितने भी पार्टिकल हैं उन सभी के ऊपर एक डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स काम करेगा। तो इसका मतलब ये जो पार्टिकल हैं वो कुछ ऐसे हो जाएंगे। ठीक है, ये जो पार्टिकल हैं वो कुछ नीचे की तरफ हो जाएंगे। ठीक है, पार्टिकल जो है वो कुछ नीचे की तरफ हो जाएंगे क्योंकि वो बैलेंस कंडीशन में नहीं है। क्या बैलेंस नहीं है वहां पर? वहां पर क्या बैलेंस नहीं है? कोहेसिव फोर्स। क्या बैलेंस नहीं है मेरे दोस्त? कोहेसिव फोर्स बैलेंस नहीं है। ठीक है, ठीक है। तो दोस्तों ये जो कर्वेचर बना है ना, इस कर्वेचर को बोलते हैं मेनिस्कस। क्या बोलते हैं मेरे दोस्त? मेनिस्कस मेम्ब्रेन। मेनिस्कस मेम्ब्रेन। तो मेनिस्कस मेम्ब्रेन पर जितने भी पार्टिकल हैं वो अपने कर्वेचर के टेंजेंट एक फोर्स लगाएंगे जिनकी कोशिश ये होगी कि ये वापस से अपने पोजीशन में आ जाए। तो मेरे दोस्त मेनिस्कस के ऊपर जो भी है वो अपने कर्वेचर के टेंजेंट में एक टेंजेंशियल फोर्स लगाएंगे। क्या लगाएंगे मेरे दोस्त? टेंजेंशियल फोर्स लगाएंगे। इस टेंजेंशियल फोर्स की वजह से ये जो मॉलिक्यूल्स है वो वापस से अपने पोजीशन को गेन करना चाहेगा। मगर मेरे दोस्त ऐसा क्यों होता है कि वो टेंजेंशियल फोर्स लगाएगा? क्योंकि ये सभी मॉलिक्यूल्स का नेचर होता है, सभी मॉलिक्यूल्स का नेचर होता है कि वो अपने स्वतंत्र अवस्था में, इंडिपेंडेंट कंडीशन में अपने पोजीशन को रीगेन कर ले। सही है, यानी अपने स्वतंत्र अवस्था में फ्री रहे, उसके ऊपर कोई बाउंडेशन नहीं रहे। जब भी आप उसको अपोज करोगे, जब भी आप उसके ऊपर फोर्स लगाओगे तो उस फोर्स के अपोजिशन में वो अपने पुराने पोजीशन में आने की कोशिश करता है। तो यहां पर अनबैलेंस कोहेसिव फोर्स होने की वजह से ये मॉलिक्यूल्स मेनिस्कस मेम्ब्रेन के ऊपर जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं वो फोर्स लगा के वापस से अपने पुराने पोजीशन में आने की कोशिश करेंगे। क्योंकि इनका कर्वेचर टेंजेंट है, अपने कर्वेचर के टेंजेंट है, दैट्स वाई इसको आप क्या बोलते हैं? टेंजेंशियल फोर्स। दैट्स वाई क्या बोलते हैं? टेंजेंशियल फोर्स। बोलिए यहां तक सही है? मेरे दोस्त ये जो टेंजेंशियल फोर्स है, अरे लिखवाएंगे भैया सचिन, लिखवाएंगे। ये जो टेंजेंशियल फोर्स है, क्या ये टेंजेंशियल फोर्स टेंशन का है या कंप्रेशन का है? टेंजेंशियल फोर्स टेंशन का है या कंप्रेशन का है? टेंशन का है। वेरी गुड, वेरी गुड। तो मेरे दोस्त ये जो टेंजेंशियल फोर्स है, ये जो टेंजेंशियल फोर्स है, ये मेनिस्कस मेम्ब्रेन के पर यूनिट लेंथ पर जो मैग्नीट्यूड रखेगा उसी को आप सरफेस टेंशन कहते हैं। ये जो मेनिस्कस मेम्ब्रेन है उसके पर यूनिट लेंथ पर ये जो टेंजेंशियल फोर्स काम करेगा उसी को आप सरफेस टेंशन कहते हैं। चूंकि ये फ्री सरफेस के ऊपर लगता है और इसका नेचर हमेशा टेंशन का होगा, दैट्स वाई इसे आप क्या कहने वाले हैं? सरफेस टेंशन। बोलो ठीक है? समझ में आया?
समझ में आया? वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। तो दोस्तों सरफेस टेंशन is defined as a tangential force acting on a per unit length of free surface of the liquid, acting on a per unit length of free surface of the liquid। ठीक है, यानी मेरे दोस्त कि इसका जो यूनिट है वो न्यूटन पर मीटर तो होगा ही होगा, बट अगर सर्कुलर क्रॉस सेक्शन है तो L की जो वैल्यू है वो पाई डी हो जाएगी, मगर रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन है तो जो L की वैल्यू है वो 2a + b हो जाएगा, सरकमफरेंशियल लेंथ, ठीक है ना, पर यूनिट लेंथ ऑफ फ्री सरफेस ऑफ द लिक्विड। तो L की वैल्यू यहां पे ऐसा हो जाएगा। एक और बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन पूछा जाता है, सरफेस टेंशन किसकी वजह से होता है? सरफेस टेंशन किसकी वजह से डेवलप्ड हुआ, किसकी वजह से पैदा होगा? तो क्या सरफेस टेंशन कोहेसिव फोर्स की वजह से आया है? वेरी गुड, विशाल जी का बिल्कुल सही आंसर है। सरफेस टेंशन किसकी वजह से आया है मेरे दोस्त? कोहेसिव फोर्स की वजह से आया है। पैराग्राफ चेंज करके लिख लेना आप लोग, सरफेस टेंशन occurs due to unbalanced cohesive force। हालांकि आपको ऑप्शन में अनबैलेंस नहीं मिलेगा तो हमें किस पे क्लिक करना है? कोहेसिव पे। ठीक है दोस्तों, ठीक है, इसकी वजह से आएगा अनबैलेंस कोहेसिव फोर्स। एक और बात बताइए, जब कभी टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो कोहेसिव फोर्स क्या होगा? सभी लोग जवाब दीजिए। डिक्रीज करेगा, वेरी गुड। और सरफेस टेंशन किसकी वजह से आया है? सरफेस टेंशन आया है दोस्तों अनबैलेंस कोहेसिव फोर्स की वजह से, यानी सरफेस टेंशन भी डिक्रीज कर जाएगा। तो टेम्परेचर बढ़ाने से कोहेसिव फोर्स डिक्रीज होता है, जिससे आपको ये आइडिया लगता है कि सरफेस टेंशन भी डिक्रीज होगा। ठीक है, तो मेरे दोस्त जो सरफेस टेंशन के ऊपर थ्योरेटिकल क्वेश्चन आता है यही 2 पॉइंट से आता है। सरफेस टेंशन किसकी वजह से होता है, सरफेस टेंशन का टेम्परेचर से क्या रोल है। समझ में आया दोस्तों? ठीक है, चलिए, वेरी गुड। तो दोस्तों चलिए आज इतना ही करते हैं, बाकी चीजें कल करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो अभी क्लास कंप्लीट करने के लिए आप लोग को बहुत बहुत सॉरी, क्योंकि आपका टाइमिंग थोड़ा ज्यादा है, मैं अभी पहले ही कंप्लीट कर रहा हूं। ठीक है, तो सॉरी फॉर दैट। कल हम लोग मिलेंगे और आगे की पढ़ाई करेंगे। ठीक है, चलिए दोस्तों एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। एक ये चलिए दोस्तों, थैंक यू वेरी मच। अब मैं वीडियो को कंप्लीट कर रहा हूं।